जय श्री राम। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट। और कल कुछ टॉपिक देखे थे, उसी को आज कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसको बोलते हैं किसी एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल तथा एकांक लंबाई वाले चालक के प्रतिरोध को क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। ठीक है, जिसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं RA/L या A/J। दूसरे इसका परिभाषा क्या हो सकता है? A क्या है? एरिया, और J क्या है? करंट डेंसिटी। कल हम लोग देखे थे धारा घनत्व ना, करंट डेंसिटी या धारा घनत्व। ठीक, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया और धारा घनत्व के अनुपात को भी हम लोग क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। ठीक है, इसका जो मात्रक होता है ओम मीटर होता है, ओम मीटर। विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, तो विशिष्ट प्रतिरोध का जो अपोजिट होगा, व्युत्क्रम है ना, इनवर्स ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस नॉन एज स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? जो उल्टा, ओम का उल्टा महो, उसको बोलते हैं महो ना, महो प्रति मीटर। ठीक, प्रतिरोध ताप गुणांक, प्रति इकाई ताप में वृद्धि के कारण चालक के प्रतिरोध में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? प्रतिरोध ताप गुणांक। ठीक है ना, जो हीट हम लोग का हीट में जो वेरिएशन होगा प्रति इकाई, मतलब पर टाइम के ऊपर है ना, टाइम टू टाइम कंटिन्यूअसली बढ़ता जाएगा हीट, उसके अनुसार उसके रेजिस्टेंस में जो वेरिएशन आएगा वो कहलाएगा हम लोग का क्या? प्रतिरोध का गुणांक। इसको हम लोग अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। और कल इसको देखे थे हम लोग कि यहाँ से अगर R का मान निकालना चाहें तो L ऊपर चला जाएगा, A नीचे आ जाएगा, होगा ऐसा ρL/A। तो यहाँ से एक चीज आया था क्या? प्रतिरोध की निर्भरता है ना, अफेक्टिंग द फैक्टर ऑफ रेजिस्टेंस। क्या क्या? तो रेजिस्टेंस की वैल्यू को कौन कौन अफेक्ट करता है? पहला, चालक की लंबाई जो कि अनुपरमाणुपाती होगा, मतलब चालक की लंबाई हम लोग जितना बढ़ाएंगे किसी चालक का रेजिस्टेंस क्या होगा? उतना बढ़ेगा। कम करेंगे तो कम होगा। ठीक, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती। चालक का अगर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अधिक है तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा, कम है तो रेजिस्टेंस अधिक। ठीक है, फिर माध्यम के नियतांक पर या पराविद्युतांक बोलते हैं इसी को। ठीक है, जिस मेटल से बना है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसमें, ठीक है, जो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का होगा उसका प्रतिरोध क्या होगा? अच्छा होगा। ठीक है, फिर ताप पर, हीट बढ़ाने पर अभी जो देखें है ना, ताप बढ़ाने पर किसी भी चालक का रेजिस्टेंस जो है या प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। या इनको एक डिफरेंस लिख लेते हैं टेबल के फॉर्म में। कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, तीन टाइप के मटेरियल होते हैं, चालक, कुचालक और अर्धचालक। ठीक है, चालक के बारे में हम लोग कल डिस्कस किए थे। चालक क्या होगा? ऐसे पदार्थ जिसमें से धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, इजीली, है ना, करंट इजीली फ्लो हो जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंडक्टर। ठीक है, दूसरा क्या? इंसुलेटर या कुचालक, जिसमें से धारा का प्रवाह होगा ही नहीं। ठीक, तीसरा है सेमीकंडक्टर, जिसमें कि धारा का प्रवाह जो है विशेष कंडीशन में होता है, जैसे ताप बढ़ाने पर अशुद्धि मिलाने, इम्प्यूरिटी ना, अशुद्धि को हम लोग बोलते हैं इम्प्यूरिटी या डोपिंग। प्लेयर लोग को देखे हो ना, डोपिंग में फंस जाते हैं। एथलेटिक्स रोज जीते रहते हैं, न्यूज में सुनो है ना, देखे हो तो सुने हो कभी। एथलेटिक्स जो रहते हैं है ना, उन लोग क्या है? डोपिंग में फंस जाते हैं। क्या करते हैं? एनर्जी को बूस्टअप करने के लिए इंजेक्शन लेते हैं। ठीक है, इंजेक्शन लेते हैं या टैबलेट लेते हैं कुछ बूस्टअप करने के लिए अपने बॉडी को, ताकि तेज दौड़ पाए, है ना, या तेज कुश्ती कर पाए, ऐसा मजबूती ला पाए अंदर स्ट्रॉन्ग करने। वैसे ही हम लोग क्या कर देते हैं? अशुद्धि मिला देते हैं। तो बेसिकली जो सेमीकंडक्टर है उसका यूज हम लोग ज़्यादातर किसमें करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स में। ठीक है, अभी जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक के जितने भी कंपोनेंट हैं उनमें हम लोग सिर्फ सेमीकंडक्टर मटेरियल का ही यूज करते हैं। आगे चलेंगे कि जो अशुद्धि मिलाएंगे हम लोग, दो टाइप का अशुद्धि मिलाते हैं। कौन कौन सा? ट्राइवैलेंट है ना, जिसको त्रिसंयोजी बोलते हैं, त्रिसंयोजी, और एक होता है पेंटावैलेंट, पेंटावैलेंट या पंच संयोजी।
दो टाइप का हम लोग अशुद्धि मिलाते हैं, पंचसंयोजी और त्रिसंयोजी। त्रि वाला को जब बनाएंगे तो क्या बनेगा हम लोग का पी टाइप सेमीकंडक्टर, और पेंटा वाला को मिलाएंगे तो एन टाइप। तो बेसिकली दो टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं, पी टाइप का सेमीकंडक्टर और एन टाइप, ठीक है। पी प्रकार का अर्धचालक और एन प्रकार का, तो उतना डिटेल में हम लोग को नहीं जानना, ठीक है। चलिए आगे आते हैं एनर्जी गैप। चलो एनर्जी गैप को जानने के लिए हम लोग को एक ऊर्जा आरेख डायग्राम है, उसको पहले देख लेते हैं, ठीक है। ऊर्जा आरेख डायग्राम में इसको हम लोग बोलते हैं कंडक्शन बैंड, सीबी लिखा है कंडक्शन बैंड। हिंदी की बात करें तो चालन बंद या बैंड, जैसा भी समझिए। और इसको बोलते हैं बैलेंस बैंड, बैलेंस बैंड या इसी को बोलते हैं संयोजी बंद, संयोजी बैंड, ठीक है। तो सीबी और बीबी समझ में आ रहा है। सीबी मतलब कंडक्शन बैंड या चालन बैंड, और बीबी यानी कि बैलेंस बैंड या संयोजी बैंड, ठीक है। तो ये जो बीच का गैप होता है ना, यहाँ पे देखो ये, इसी को हम लोग बोलते हैं बैंड गैप या एनर्जी गैप, या उसी को एक और नाम है उसका फॉरबिडेन गैप, फॉरबिडेन गैप। तो सब नोट कर लेना भाई, पेपर में आता है, ठीक है। तो एनर्जी के बीच का गैप, दो स्टेज होता है, एक लोअर स्टेज एक अपर स्टेज, ठीक है। तो कभी भी एनर्जी जो है लोअर स्टेज से कहा जाती है अपर स्टेज, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में फ्लो होती है, उसी के कारण करंट का कंडक्शन या करंट का धारा का प्रवाह होता है। तो देखो इसमें क्या है ना कि दोनों जो सीबी और बीबी है ओवरलैप है, ओवरलैप है मतलब एक भी गैप नहीं है, ठीक है। गैप की बात करेंगे तो क्या होगा, एक भी गैप नहीं है, ठीक है। कितना होता है, जीरो। देखो इनमें कोई भी गैप नहीं, इसमें कंडक्टर में। तो ऊर्जा जो है आसानी से इसमें से उसमें चला जाता है, लोअर से ऊपर, ठीक है। निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में आसानी से चला जाता है। तो क्या होगा, करंट का कंडक्शन आसानी से, विद्युत का प्रवाह आसानी से, ठीक है। इधर बात करेंगे हम लोग इंसुलेटर में, कुचालक में, तो जो गैप होता है ना वो ज्यादा होता है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या कहीं कहीं 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी देखने को मिलता है, देख लेंगे दोनों वेरिएशन है ना, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक। तब एक बेसिक है 5 या 6, दो ऑप्शन जो रहेगा उसको टिक कर दो, ठीक है। तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है कितना गैप, इसमें कुचालक में। तो जो गैप है तो क्या होता है कि जो एनर्जी है ना, ऊर्जा यहाँ से ऊपर दूसरे स्टेज में जाने के लिए उसको बहुत समय लग जाता है, और वहाँ तक पहुँचते पहुँचते बीच में ही डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। जैसे हम लोग को बंदर को मान लो उचकना है, अगर उसके लिमिट में पेड़ दूसरा है तो जा पाएगा, नहीं तो गिर जाएगा, नहीं गिर जाएगा। वैसे ही है, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाना है, जाने के लिए अगर बीच में गैप बहुत ज़्यादा है तो क्या हो जाता है, वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है ऊर्जा की, है ना। क्या होता है, उसमें विद्युत का प्रवाह नहीं हो पाता है, ठीक। सेमीकंडक्टर में जो होता है या अर्धचालक में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, गैप जो है कितने का होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब इसमें गैप बिल्कुल नहीं होगा, इसमें गैप अधिकतम होगा, और इसमें जो गैप होगा वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का, मतलब मध्यम है। क्लियर है। अब आ जाते हैं प्रतिरोधकता की बात करेंगे। तो प्रतिरोधकता जो है कंडक्टर का सबसे लो होता है, सबसे हाई इंसुलेटर का, और मीडियम होता है अर्धचालक, ठीक है। चालकता की बात करेंगे, कंडक्टिविटी, तो सबसे हाई कंडक्टिविटी किसका होता है, चालक का। सबसे लो जो है कंडक्टिविटी इंसुलेटर का, और बीच में होता है अर्धचालक का या इंसुलेटर सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन, जो आउटर मोस्ट होते हैं ऑर्बिट, उसमें इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो जो कंडक्टर होंगे उसमें 4 से कम होंगे इलेक्ट्रॉन। अभी हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल, ठीक है। कितने होंगे, 4 से कम होंगे, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, कुचालक। कुचालक में जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होंगे, मतलब बाहरी जो कक्ष होगा, उसमें 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। सेमीकंडक्टर के केस में सिर्फ 4 ही, ठीक है।
जैसे एग्जाम्पल में बात करें हम लोग, देखो सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम, आर्सेनाइड, है ना। तो ये सब क्या है, सेमीकंडक्टर या अर्धचालक के एग्जाम्पल है। क्वेश्चन इसका इसमें से पूछ चुका है, ठीक है, कि निम्न में से कौन अर्धचालक का उदाहरण नहीं है या है, चालक का उदाहरण नहीं है, ऐसा, ठीक है। तो चालक में सोना, चांदी, एल्युमिनियम, आयरन और गीली लकड़ी, है ना, या भीगा हुआ शरीर, बॉडी, उसमें भी करंट आ जाता है, पता है ना। तो वो सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है क्या, चांदी, ठीक है। लेकिन चांदी इतना कॉस्टली होता है, इसलिए हम लोग चांदी का तार नहीं बनाते, ठीक है। सेकंड इसमें छूट गया, कॉपर भी है ना जी, तांबा, ठीक, सिलिकॉन, कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, ठीक है। तो कॉपर जो है उसके बाद बेस्ट कंडक्टर माना जाता है, इसलिए कॉपर का हम लोग यूज ज़्यादा करते हैं, कॉपर या एल्युमिनियम, ठीक है। एल्युमिनियम क्योंकि हैवी रहता है, इसलिए थोड़ा सा उसको हाई वोल्टेज में ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक। और घर के वायरिंग में हम कॉपर यूज करते हैं, तांबा, ठीक। कुचालक की बात करेंगे तो वायु, अवरक, कांच, कागज, सूखी लकड़ी, रबड़, ये सब क्या होंगे, कुचालक या इंसुलेटर, जिसमें से करंट का प्रवाह नहीं, ठीक। इधर सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम और आर्सेनाइड। उपयोग की बात करें, उपयोग कंडक्टर का जो यूज है ना, हम लोग कहाँ करते हैं, जो विद्युत वाले उपकरण है ना, कंडक्टर का यूज कहाँ करेंगे, विद्युत वाले, जैसे स्विच बोर्ड बनाना है, ठीक है, या तार बनाना है तो कॉपर का यूज करते हैं ना, एल्युमिनियम बनाना है तो विद्युत वाले जो उपकरण होंगे या सामग्री होंगे, उसके निर्माण में किसका यूज करेंगे, कंडक्टर का, ठीक। सेमी कंडक्टर का यूज कहाँ करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, है ना, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति होंगी, डिवाइसेस होंगे, उनके निर्माण में बनाने के लिए या कंपोनेंट को, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सेमीकंडक्टर या अर्धचालक, जैसे आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट, डायोड, ट्रांजिस्टर, ये सब को बनाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, सेमीकंडक्टर। इंसुलेटर का यूज कहाँ होगा, विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के इंसुलेशन। इंसुलेशन मतलब, इंसुलेशन किसको बोलते हैं, पोल जो रहता है ना बिजली वाला, उसमें देखना है चीनी मिट्टी का बना रहता है, ठीक है, क्या है वो, इंसुलेटर ना। इंसुलेटर का काम क्या है, करंट को मिक्सअप नहीं होने, मतलब वो लोहा का, हम लोग का पोल कैसा है, लोहे का है, वो वायर तो लोहे में तो फ्लो होगा ही, कंडक्टर चालक होगा, करंट फ्लो होगा, इसलिए बीच में चीनी मिट्टी लगा, चीनी मिट्टी क्या है, चीनी मिट्टी भी निकलेगा ना, चीनी मिट्टी के बर्तन, ये भी कुचालक, ठीक है, इंसुलेटर। तो इंसुलेटर का काम क्या है, कुचालक का, कि विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण हैं उनके बीच में इंसुलेशन का, मतलब कि करंट को प्रवाहित न हो पाए, इसलिए उसको इंसुलेट, मतलब अलग अलग सेपरेट करके रखना, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का क्या, डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर, इंसुलेटर है सेमीकंडक्टर, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग कूलाम का नियम या कूलॉम्स लॉ ना। फ्रांसीसी वैज्ञानिक, फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे कूलाम, उन्होंने ये नियम दिया, ठीक है। ये कूलाम का नियम हम लोग को वहाँ भी पढ़ना है, चुंबक में, मैग्नेट में ना, वहाँ पर पढ़ना है कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम, ठीक है। तो सबसे पहले सपोज कर लेते हैं कि दो बिंदु आवेश हैं, दो पॉइंट हैं आवेश वाले चार्ज, ए और बी। ए का जो चार्ज है हम लोग मान लेते हैं Q1 और बी का मान लेते हैं Q, ठीक है। उनके बीच का जो डिस्टेंस है, दूरी है, उसको मान लेते हैं स्मॉल r। कहीं कहीं बुक में इसको ना स्मॉल d से भी रिप्रेजेंट करता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, r के जगह पे d भी हो, ओके। तो ये नियम क्या था कि जो फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे कूलाम, उन्होंने क्या कहा कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान क्या होगा, उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच का जो दूरी है उसके वर्ग का व्युत्क्रम, ठीक है। क्या होगा, दो बिंदु आवेश रहेंगे या दो चार्ज रहेंगे तो क्या होगा, दो टाइप का होगा, क्या क्या होगा, अट्रैक्शन और रिपल्सन,
होगा कि नहीं होगा? आकर्षण और प्रतिकर्षण होगा कि नहीं होगा ना? तो वैसे ही क्या होगा कि आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा, तो या तो प्लस प्लस वाले रहेंगे या माइनस माइनस वाले, ठीक है? तो क्या होगा? अट्रैक्शन। और अब वहां पर क्या होता है, उसी को मैग्नेट में हम लोग क्या करते हैं? अपोजिट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? व्युत्क्रमण। क्योंकि मैग्नेट के केस में क्या होता है कि सेम जैसे एन पोल और एस पोल होते हैं मैग्नेट में ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं। तो कभी भी चुंबक को तोड़ोगे तो देखना ना, चुंबक अगर एस एस एक साथ ज्वाइंट करने की कोशिश करोगे तो दूर हटेगा, अंदर नहीं जाएगा, एक साथ नहीं चिपकेगा। क्यों? सेम पोल में क्या होता है? वहां पर प्रतिकर्षण होता है, रिपल्सन, है ना? और अगर एन और एस एक साथ है तो क्या होगा? आकर्षण होगा या अट्रैक्शन होगा, चिपक जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? उल्टा। जैसे प्लस वाला साइन है तो प्लस के साथ है आवेश। विद्युत के केस में क्या होगा? प्लस वाला है तो प्लस। करंट में देखना, कहीं प्लस वाला को न्यूट्रल जाकर सटा के दिखाना, तो फट हो जाएगा, है ना? फट हो जाता है। वैसे क्या होगा? यहाँ पर प्लस को प्लस से, माइनस को माइनस से, दो चीज होगा, अट्रैक्शन होगा और क्या होगा? रिपल्सन, आकर्षण और प्रतिकर्षण, ठीक है? तो दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम। पहला क्या लिखेंगे भाई? F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2, और यहाँ पे आ जाएगा F अनुक्रमानुपाती 1/r², दूरी के वर्ग का व्युत्क्रम होगा। अब दोनों को मिला के लिख देते हैं, तो दोनों को जब मिला के लिखोगे तो Q1 Q2 अपॉन में r², और इस कांस्टेंट को हटाने के लिए हम लोग, सॉरी, अनुक्रमानुपाती को हटाने के लिए हम लोग लगाते हैं क्या? 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन में r²। ये जो होगा किसमें होगा? न्यूटन बल है। एसआई मात्रक क्या होगा? न्यूटन। सीजीएस की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? डाइन, चुड़ैल डाइन ना, बल, ठीक है? सीजीएस में क्या हो जाएगा? मात्रक डाइन है ना? एसआई हो गया। सीजीएस की बात करेंगे तो डाइन। अब ये जो होता है इसका मान होता है 1/4πε0। ε0 क्या है? परावैद्युतांक ना, इसको क्या बोलते हैं? विद्युत का परावैद्युतांक, ठीक? और इसका मान होता है 9 × 10⁹ प्लस प्लस 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है? इसका जो मान होता है क्या होता है? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये न्यूमेरिकल जब बनाएंगे उस समय हमको काम आएगा, ठीक है? अब आ जाते हैं इसका लिमिट या सीमा। कूलम्ब यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, ठीक है? क्या क्या लिमिट है इसका? यह केवल स्थिर बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। ऐसे बिंदु आवेश जो स्थिर है, स्टैटिक है, उन्हीं पर ये नियम लागू होगा। दूसरा, गतिशील या मूविंग चार्ज के लिए लागू नहीं होगा। तीसरा, यह नियम व्युत्क्रम बल के नियम का पालन करता है। चौथा है, यह 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी के लिए लागू नहीं होगा। इससे ज्यादा दूरी वाले के लिए ही यह नियम लागू है। 4 इसके क्या है? लिमिटेशन या शर्त या क्या बोलेंगे उसको? सीमा, ठीक है? तो ये हो गया कूलम्ब का नियम। इसका न्यूमेरिकल आ जाते हैं क्या? परिपथ, ठीक है? विद्युत परिपथ। अब ऐसा जाल जिसमें डिफरेंट इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट या डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? विद्युत परिपथ, ठीक है? कोई भी विद्युत परिपथ जब भी बंद होगा, जिसमें कुछ कुछ सिंबल है, जैसे मान लो ये हो गया आप लोग का प्रतिरोध R, वैसे एक और प्रतिरोध होता है, इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस
फिर एक होता है, ये क्या है, खुला स्विच है ना, एक होता है बंद स्विच। ठीक, वोल्टेज या बैटरी का सिंबल हो। ठीक, एसी का दो टाइप होते हैं, एसी और डीसी। ये डीसी हो गया और ये हो गया एसी। डीसी डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिव, है ना, ये सब सिंबल है। तो परिपथ, ठीक है। अब परिपथ में जो विद्युत या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को हम लोग लगाएंगे, उसका लगाने का क्या है तरीका, ठीक है, किस ऑर्डर में उसको लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं रेजिस्टेंस या प्रतिरोध, ठीक है। तो हेडिंग रहेगा क्या, प्रतिरोधों का संयोजन। तो दो टाइप का होता है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन या कनेक्शन बोलते हैं जिसको, कनेक्शन श्रेणी क्रम, और दूसरा होता है पैरेलल कनेक्शन, है ना, जिसको बोलते हैं समांतर क्रम। ठीक है, सीरीज कनेक्शन या समांतर कनेक्शन, दो टाइप से कनेक्शन करते हैं इसका रेजिस्टेंस। मतलब किसी भी विद्युत परिपथ या सर्किट में हम लोग रेजिस्टेंस को दो तरीके से लगा सकते हैं, एक तो सीरीज में लगाएंगे और एक पैरेलल। सीरीज मतलब समझ रहे हो ना, जैसे मान लो यहाँ पर बैटरी लगा है तो इसके साथ हम लोग सीरीज में रेजिस्टेंस लगाए, ठीक है, ये क्या हुआ, सीरीज, श्रेणी। अब यही अगर हम लोग ऐसा लगा दें तो इसको क्या बोलेंगे, समांतर। ये हो गया श्रेणी क्रम और ये हो गया समांतर। ठीक है, अब दोनों का हम लोग को देखना है डेरिवेशन कि पहला आ जाते हैं हम लोग सीरीज कनेक्शन या सीरीज। सपोज करते हैं कि तीन रेजिस्टेंस हम लोग सीरीज में लगा लिए हैं और उसमें एक सेल या बैटरी जोड़ दिए हैं, R1, R2, R3। यहाँ पर वोल्टेज मान लेते हैं V1, यहाँ का वोल्टेज मान लेते हैं V2 और यहाँ का वोल्टेज मान लेते हैं V3। टोटल सर्किट का करंट मान लेते हैं I और ये जो बैटरी है उसको मान लेते हैं V। ठीक, क्या बोले, अच्छा एक चीज़ और देख लेते हैं हम लोग, सीरीज और पैरेलल में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सीरीज में क्या होगा ना कि रेजिस्टेंस जो होंगे सीरीज में लगे होंगे, ये तो बोलने की जरूरत नहीं है। पैरेलल में पैरेलल है ना, ये तो वही वाला बात है कि मुड़ी को पकड़ भी करते हैं। चलिए, काम की बात क्या है, सीरीज में जब रहेगा तो धारा का मान एक समान रहेगा, जबकि विभव या वोल्टेज अलग अलग। इधर धारा का मान या करंट का मान अलग अलग रहेगा, मतलब जितने भी उसमें डिवाइस लगे हैं, इक्विपमेंट लगे हैं, सभी में करंट क्या होगा, अलग अलग होगा। लेकिन वोल्टेज क्या होगा, विभव एक समान। इसीलिए हम लोग डोमेस्टिक पर्पज या घर का जो वायरिंग होता है उसको हम लोग कैसा करते हैं, पैरेलल में, ताकि जितने भी लोड हो या डिवाइस हो सभी के पास वोल्टेज क्या हो, एक समान। तो किसी के पास मान लो 200 वोल्ट पहुंच गया, किसी के पास 500 वोल्ट चला गया, 500 वोल्ट वाला उड़ जाएगा, है ना। पहले के ज़माने में देखना बहुत सारे टीवी खराब होते थे क्योंकि वोल्टेज का बहुत ज़्यादा अप डाउन होते थे। अब थोड़ा सा वोल्टेज में जो फाल्टेशन हो दूर किया गया है। ठीक है, तो बस इतना ही जानना है कि सीरीज में क्या होगा, धारा का मान सभी के पास एक रहेगा, एक ही रहेगा, वोल्टेज का मान अलग अलग रहेगा। पैरेलल के केस में धारा का मान अलग अलग रहेगा, करंट अलग अलग, लेकिन वोल्टेज क्या रहेगा, एक समान। ठीक है, तो आ जाते हैं हम लोग पहला सीरीज कॉम्बिनेशन या कनेक्शन, इसको बोलेंगे श्रेणी क्रम। इसका प्रतिरोध है ना, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम। तो सपोज मान लिए R1, R2, R3 तीन प्रतिरोध को आपस में श्रेणी क्रम में लगाया गया है, ऐसा लिख लें। ठीक है, माना
R1 R2 तथा R3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है यदि परिपथ की कुल विभव का कुल विभव भी तथा परिपथ में प्रवाहित धारा I है तो R1 प्रतिरोध R1 के सिरों के बीच विभव क्या हो जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे V1। फिर वैसे ही R2 के लिए हो जाएगा क्या, V2। V1 का मान क्या होगा, I फ्लो होगा I इंटू R1, V2 होगा हम लोग का I इंटू R2 और R3 में हो जाएगा V3, उसका मान हो जाएगा I इंटू ओम के होगा ना। ओम का नियम हम लोग का क्या कहता है भाई, ओम्स लॉ, V इक्वल टू I इंटू होता है ऐसा, ठीक है। अब परिपथ का कुल विभव क्या हो जाएगा, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। अब मान रख देते हैं, V का मान कितना है I इंटू आर, इधर V1 का मान I इंटू R1, V2 का मान I इंटू R2 और V3 का I इंटू R3। I इधर से कॉमन ले लो, क्या मिल जाएगा हम लोग को फाइनली, I इंटू R इक्वल टू I कॉमन क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। I कैंसिल से R इक्विवेलेंट इक्वल टू आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो सीरीज में जितने भी रेजिस्टेंस लगेंगे उसका तुल्य प्रतिरोध ना, इसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या तुल्य प्रतिरोध, इसका न्यूमेरिकल आता है। तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब जितने भी लगे रहेंगे सभी को जोड़ देंगे, वही आ जाएगा क्या, R इक्विवेलेंट। या इसको शॉर्ट में ऐसा भी लिख सकते हो RS, क्योंकि सीरीज, S मतलब सीरीज। ठीक, दूसरा आ जाते हैं पैरेलल क्रम या समांतर क्रम। पैरेलल कनेक्शन या समांतर क्रम या समांतर संयोजन, इसका प्रतिरोधों का समांतर संयोजन। और इस बार जो प्रतिरोध है उनको हम लोग क्या कर लेते हैं, पैरेलल में लगा देते हैं। जैसे ये सर बैटरी ले लेते हैं हम लोग, प्लस माइनस V, टोटल करंट I है, यहाँ R1 मान लेते हैं, R2 और R3। ठीक है, अब पैरेलल है तो वोल्टेज क्या होगा, सेम, ठीक है ना। सभी के पास कितना वोल्टेज होगा, V। पैरेलल अभी हम लोग देखें ना, पैरेलल में वोल्टेज क्या रहेगा, सेम, करंट लेकिन अलग अलग। मान लेते हैं R1 वाले में I1 फ्लो हो रहा है, इसमें I2 और इसमें I3, ठीक है। मान लेंगे प्रतिरोध R1 में विद्युत धारा I1 प्रवाहित हो रही है, R2 में I2 प्रवाहित हो रही है और R3 में I3 प्रवाहित हो रही है। तो क्या हो जाएगा, I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, V बटा R1 होगा ना। ओम का नियम क्या होता है, ओम्स लॉ से यहाँ पे लिखे थे V इक्वल टू I इंटू R। I का मान चाहिए तो R बटे में आ जाएगा, I इक्वल टू हो जाएगा क्या, V बाई R, ठीक है। वैसे ही I1 क्या हो जाएगा, V बटे में R1, I2 क्या हो जाएगा, V बटे में
R2 ध्यान लिख लेना, प्रतिरोध R1 में प्रवाहित विद्युत धारा I1, वैसे ही R2 में, फिर R3 में हो जाएगा I3 इक्वल टू V बाई, और कुल विद्युत धारा परिपथ का कुल विद्युत धारा टोटल इलेक्ट्रिक करंट कितना हो जाएगा भाई, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I2, तीनों करंट का योग। और मान रख देते हैं I का मान कितना है, V बटा, इधर I1 का मान V बटा R1, I2 का मान V बटा R2 और V बाई R3। इधर से ऊपर से V कॉमन ले लो, 1 बाई R1, 1 बाई R2, 1 बाई R3, V कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई R इक्विवेलेंट इक्वल टू आ जाएगा 1 बाई R1, 1 बाई R2, 1 बाई। ये हो गया समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, है ना, तुल्य प्रतिरोध या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, इसके लिए पैरेलल के लिए या समांतर। इसी फॉर्मूले का हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे अभी न्यूमेरिकल, ठीक है। थोड़ा सा इस पैरेलल वाले को शॉर्ट में अगर हम लोग करना चाहें, इसको अगर हम लोग एलसीएम लेके सॉल्व करना चाहें तो 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा, देखो R1, R2, R3 तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, R1, R2, R3 हो जाएगा। अब यहाँ R1 से डिवाइड करेंगे तो R1 कैंसिल हो जाएगा, R2, R3 बचेगा, R2 इंटू R3, R2 कैंसिल होगा, R1 इंटू R3 बचेगा, लास्ट वाले में R3 कैंसिल होगा, R1 R2। थोड़ा सा सजा लेते हैं, 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा R1 R2 पहले, फिर प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 बटे में R1 R2 R3। उल्टा कर देते हैं क्योंकि हम लोग को R इक्विवेलेंट निकालना है, तो ये वाला ऊपर चला जाएगा, R1 R2 R3 बटे में R1 R2 प्लस R2 R3 और R3 R1। तो ये हो गया हम लोग का पैरेलल में अगर 3 को रेजिस्टेंस लगा है तो डायरेक्ट इसमें मान रख देंगे, उतना एलसीएम लेने का जरूरत नहीं। ठीक, वैसे ही 2 के लिए ये हो गया 3 प्रतिरोध के लिए ना, 3 प्रतिरोध अगर पैरेलल में लगा है तब। वैसे ही 2 के लिए 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 होगा। इसका जब एलसीएम लोगे तो हो जाएगा R1 R2, ऊपर में हो जाएगा R1 प्लस R2। उल्टा कर देते हैं तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा R1 इंटू R2 अपॉन में R1 प्लस। ठीक है, तो ये हो गया 2 प्रतिरोध के लिए। 2 प्रतिरोध अगर पैरेलल में या समांतर क्रम में जुड़ा है तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा, क्या, दोनों का मल्टीप्लाई करके और नीचे में दोनों का डिवाइड। ठीक है, सपोज मान लो कि 2 प्रतिरोध आपस में जुड़े हुए हैं इधर पैरेलल में, ना, ए और बी, ये 2 ओम का है, ये 2 ओम का है। अब कह रहा है कि इसका आर ए बी निकालिए या फिर ए तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दोनों का इंटू होगा, नहीं होगा, 2 इंटू 2 अपॉन में दोनों का प्लस 2 प्लस 2 कितना 4/4 यानी कि 1 चीज और यहाँ पर ट्रिक। अगर 2 प्रतिरोध आपस में समांतर क्रम में जुड़े हैं और दोनों का मान जो है सेम है तो उनका जो तुल्य प्रतिरोध आएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जितना वैल्यू है उसको 2 से भाग कर देना, वही आ जाएगा आंसर। माथा पच्ची कुछ नहीं करना, समझ में आया। 2 प्रतिरोध अगर पैरेलल में लगे हुए हैं, अगर उनका बोलता है कि तुल्य प्रतिरोध निकालो तो हमेशा उसका जो वैल्यू है उसको 2 से भाग कर दोगे, आंसर। ठीक, अब सपोज ऐसा ही 3 को लगा है, इधर करें,
अब मान लो कि 3 ठो लगाए, ठीक है, 3 ठो लगा लेते हैं रेजिस्टेंस, 2 3, यहाँ A लिख दिए, यहाँ B, और 9 ओम 9 ओम 9। अब 3 ठो हम लोग प्रतिरोध लगाए 9 ओम का पैरेलल। अब इसके लिए 3 वाला फॉर्मूला लग जाएगा भाई, 3 वाला लगेगा ना, 3 वाले में क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट इधर देख लो पहले, फिर बाद में बताएंगे। R1 इंटू R2 इंटू R3, 9 गुने 9 गुने 9 बटे में R1 R2 9 गुने 9 प्लस 9 गुने 9 प्लस 9 गुने 9, कितना भाई, 9 9 81 गुने 9 बटे में 81 81 81, 9 एकम 9 9 के 72 बटे में 3 और 3 से 24, ठीक आएगा। अब इसको काट दो, कटेगा 3 से कटेगा नहीं जी, कटेगा 9 तो 9 से भी कट देते, 9 गुना 18 9 से 33 9 के 72 9 9 फिर 9 किया 27 9 9 10 3 किया 3 ओम आ गया इक्विवेलेंट या तुल्य प्रतिरोध, ठीक है। अब क्या समझ में आया कि अगर 3 प्रतिरोध आपस में समांतर में लगे हैं और तीनों का वैल्यू अगर सेम है तो उसका जो आंसर आएगा आर इक्विवेलेंट, वो जो वैल्यू होगा उसका 1/3 यही आ जाएगा। आ रहा है कि कोई और भी एग्जांपल ले सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस ये याद रखना है कि अगर सेम वैल्यू के 2 प्रतिरोध आपस में समांतर में लगे हैं तो उसका जो आंसर आएगा वो टोटल जो वैल्यू है उसका अपॉन में 2, मतलब 2 से भाग करके जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो 3 को लगे हैं तो वैल्यू बाई 3, जितना वैल्यू उसको 3 से भाग कर देंगे वही आ जाएगा। क्लियर है? तो कल न्यूमेरिकल और कर लेते हैं एग्जांपल। जैसे मान लो क्वेश्चन दिया है हम लोग को कह रहा है आर ए बी निकालना है, या ऐसी भाषा भी बोल सकता है ए तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, ठीक है। ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध बन जाएगा क्या, बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। क्या है, ये सीरीज में है, ये दोनों पैरेलल में है, ये फिर से सीरीज में है ना। तो पहले तो इन दोनों का पैरेलल निकाल लेते हैं, इन दोनों का पैरेलल कितना हो जाएगा, सर्किट को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये पहला और इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन, और ये जो पहले से दिया है रेजिस्टेंस वो, और लास्ट में बी, ये हम लोग का सिंप्लीफिकेशन हो गया सर्किट का। इसको मान लेते हैं आरपी। आरपी मतलब क्या, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन, पहले से ये 3 दिया है इसको। अब आरपी का मान कितना आएगा, 2 है, पैरेलल में है, दोनों की वैल्यू सेम है तो 4 है, 4/2 कितना आ जाएगा, 2। अब ये तीनों सीरीज में कैसे निकलता है, तीनों को जोड़ देंगे, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 2 + 2 + 3 यानी कि 7 ओम आ जाएगा, ठीक है। इसी में क्वेश्चन थोड़ा सा कलाकारी कर देता है कभी कभी कि मान लो कि इस पूरे को ऐसे ज्वाइंट कर देगा और यहाँ पर तो वोल्टेज बोल देगा, वोल्टेज लगा देते हैं, ठीक है, प्लस माइनस 20 वोल्ट कर लेते हैं, यहाँ पर करंट लगा लेते हैं आई, ठीक। अब बोलेगा कि आई निकालो, परिपथ में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है ना, 2022 या 21 का क्वेश्चन है, वो एग्जैक्ट वैल्यू हमको नहीं पता है, क्वेश्चन से देख लेंगे, ठीक। लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन आया है, आई निकालना है। आई बराबर क्या होगा भाई, होगा कि नहीं होगा, भी टोटल कितना है 20, और टोटल रेजिस्टेंस कितना निकाले हैं 7 को 7 से भाग कर देंगे, 7 × 14 6, 7 × 8 56, फिर 4, ठीक बन रहा है ना,
7 गुना 14 6 बचा 7, 7 बचे 56, 4 बचा 7 3 7 28, 7 बचे 35 एम्पियर करेंट है 2.85 समथिंग एम्पियर। और भी कर सकते हो डेसिमल के बाद 2.85। ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब आ जाते हैं हम लोग का नेक्स्ट है पावर या शक्ति। एक पावर हम लोग वहां भी पढ़े, ठीक है। तो यहाँ पर जो पावर है P इक्वल टू पहला तो V इंटू वाई डायरेक्ट फॉर्मूला होगा और इसका मान होगा वॉट या डायरेक्ट कैपिटल W, ठीक, यूनिट। एक और फॉर्मूला यहाँ से जनरेट हो जाएगा। अगर हम लोग I के जगह पर V बटा R रख लें तो क्या मिल जाएगा, V बटा R यानी कि V स्क्वायर अपॉन R, एक फॉर्मूला ये भी हो। अब वापस यहाँ पर इस बार I का मान रखे थे, V का मान रखे तो क्या मिल जाएगा भाई, V को हम लोग लिख सकते हैं I इंटू R लिख सकते हैं और I क्या मिल जाएगा, I स्क्वायर इंटू पावर का 3 फॉर्मूला हो गया। इसके अलावा पावर का और भी फॉर्मूला होता है VI cos थीटा और एक होता है P इक्वल टू VI sin थीटा। एक एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर, ये cos थीटा और sin थीटा क्या है, उनके बीच का जो V और I है उनके बीच का, ठीक है। तो उतना डिटेल में हम लोग को जाने की जरूरत है, वो सब इलेक्ट्रिकल वाले इंजीनियरिंग में ज़्यादा कर है ना हम लोग को, ठीक। तो सर्किट इसलिए हम बताएं क्योंकि यहाँ पावर भी पूछ सकता था, है ना, पावर पूछता। तो पावर कैसे निकालेंगे, मान लो बोलता है कि 2 ओम प्रतिरोध में कितना शक्ति खपत होगी या कंज्यूम होगी, पावर कंज्यूमिंग 2 ओम रेजिस्टेंस। तो पावर क्या हो जाएगा, I स्क्वायर इंटू R, रेजिस्टेंस बोल रहा है ना, 2 ओम के पास कितना होगा, 2 ओम के पास शक्ति खपत या कंज्यूम्ड पावर, पावर कंज्यूम कितना हो जाएगा भाई, P2 ओम बराबर I स्क्वायर, I का मान कितना था 2.85 का स्क्वायर इंटू में 2, सॉल्व कर दो जितना आएगा वो वाट में हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके का या तो करंट निकालने को आ सकता है, वोल्टेज निकालने को आ सकता है, या फिर पावर या फिर टोटल तुल्य प्रतिरोध या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो इसके न्यूमेरिकल और भी हैं जो ब्रिज वाले हैं, उनको क्वेश्चन आजकल ज़्यादा आता है, लास्ट टाइम ब्रिज वाला ही आया 2023, ठीक है। इसको नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे न्यूमेरिकल, ठीक है। लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।